बाकी ये मैं नहीं कह रहा कि हिंदू की नहीं है, मगर मैं कह रहा हूँ 800 साल इस मुल्क पे मुसलमान ने रूल किया है, तो उनकी और इंडिया तो सर उन्होंने कभी इंडिया इंडिया तो हजारों सालों से है, इंडिया का इतिहास हजारों साल पुराना है। नहीं नहीं मतलब है ना, मगर आपके ये आजाद है, हमने तो कहा फॉरेन टेरिटरी, हमारी टेरिटरी नहीं है। तो रेंजर्स हम कैसे भेजा पाकिस्तान ने सर? नहीं, रेंजर तो उन्होंने बुलवाई है ना हमारी सपोर्ट के वो लिए। तो मना करे वो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर। इसमें तो मैंने एक इंटरव्यू दिया, मैंने इंटरव्यू आ जाएगा एक मिनट बाद जवाब देना। देखिए फॉरेन टेरिटरी कह के तो हमने अपना ग्राउंड सही किया है ना, हम तो कह रहे नहीं है हमारी टेरिटरी, कश्मीर आजाद है, हमने कब कहा है? अरे मुझे आप एक बात बताओ, क्या पाकिस्तानी असेंबली में कश्मीर की सीटें हैं? नहीं आप है। लोगों को फैसला नहीं पता ना, आपकी असेंबली में है, हमारी असेंबली में नहीं है। हमारी नेशनल असेंबली में कश्मीर की सीटें नहीं है। कश्मीर इज नॉट अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान, आई एग्री विद इट। हमारी नेशनल असेंबली में कश्मीर की सीटें नहीं है, आपकी असेंबली में कश्मीर की सीटें हैं। क्यों? इसलिए कि आप कहते नहीं, आप पॉइंट ऑफ व्यू है, आप कहते हो कश्मीर हमारा हिस्सा है, आपने सीटें दे दी, फेयर इनफ, आपका राइट है, आप कर सकते हो, आप मैं मना नहीं कर रहा आपको। मैं कहता हूं मेरा हिस्सा नहीं है, ये एक आजाद मुल्क है, गलत या सही कोई तरह लड़े जा रहे हैं, लड़े जा रहे हैं, लड़े जा रहे हैं। आप थोड़े अकलमंद थे, आपने थोड़ी तरक्की भी कर ली, हम उससे भी ज्यादा बेवकूफ थे, हम अभी लड़ते जा रहे हैं। तो ये जो इंडिया पाकिस्तान के अंदर मेरे जाती हिसाब से कोई इख्तिलाफ नहीं। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम बीइंग लॉजिकल विद अंबर के एक खास एपिसोड पे। और हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हैं पाकिस्तान से शब्बर जैदी साहब, जो कि पाकिस्तान फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के चेयरमैन भी रह चुके हैं और आज हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत स्वागत है आपका सर, नमस्कार। थैंक यू। सर, आप से पहला सवाल मेरा यही है कि सबसे पहले तो आपके फैमिली के बारे में थोड़ा जानना चाहती हूँ, थोड़ा अबाउट योर फैमिली बैकग्राउंड और योर अर्ली इयर्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एम्बर, आपका बड़ा शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया। मेरा नाम सैयद मोहम्मद शब्बर जैदी है और मैं कराची में पैदा हुआ हूँ, और मेरे वालिदैन जो हैं वो 1947 में आगरा, और आगरे में हमारे घर थे जो हमारा सिटी रेजिडेंस था, और हमारा जो रूरल रेजिडेंस था वो रियासत भरतपुर में एक गांव है पहरसिर, वो भरत रियासत ऑन दी जयपुर आगरा रोड, वहाँ हम 1947 में तक रहते थे। 1947 में मेरे हमारे फैमिली ने हमारे इलाके में जो भरतपुर था वहाँ पे हिंदू मुस्लिम फसाद हो गया था, तो फिर हम लोग ने वो जगह छोड़ दी और हम 1947 में पाकिस्तान आ गए। मेरे पेरेंट्स और मेरे ग्रैंडफादर, मेरे जो नाना थे वो गवर्नमेंट सर्वेंट थे दिल्ली में, और उन्होंने 1947 में पाकिस्तान ऑफ किया था, तो वो फिर लाहौर में पोस्ट रहे सारी ज़िंदगी, और फिर मैं पाकिस्तान में ही पैदा हुआ और पाकिस्तान में बड़ा पला बढ़ा। और हम भी मेरा और आपका शायद एक ही ख़ानदान है, क्योंकि हम सारे जैदी जो यूपी में रहते हैं वो सब सादात 12 से बिलोंग करते हैं, और हमारा जो हम लोग जो हैं, हमारी फैमिली जो है वो तकरीबन 500 साल से रियासत भरतपुर में रह सकी थी। और हम जो हैं वो, मैं अक्सर लोगों को ये कहता हूँ कि हम ओरिजिनल यूपी के शिया हैं, हम कभी ईरानी शिया नहीं रहे, हम ओरिजिनल यूपी के शिया हैं, हम ईरानी शिया कभी नहीं रहे। और हमारा ये जो, अगर आप कभी उस इलाके में गई हो, भरतपुर जो जगह है वो आगरे से 40 मील दूर है, और आगरा जो है वो पहले मुगलों के ज़माने में कैपिटल था इंडो इंडिया का। उसकी वजह ये थी कि मुगलों का जो था वो फाइट चलती थी राजपूतों के साथ, तो आगरा वाज द लास्ट फोर्ट्रेस ऑफ द मुस्लिम्स। तो मुस्लिम मुगलों ने अपने अपनी टेरिटरी से सैयदों को मुख्तलिफ गांव देकर जो बॉर्डरिंग लाइन थी बिटवीन राजपूत एंड मुस्लिम, वहां पे सेटल किया था। तो आप ये समझें कि वो एक
मुगल हमारा जो इलाका है वो मुगलों का एक कैंप था। इस तरह के आपको बहुत सारे गांव मिलेंगे जो एक्चुअली बॉर्डरिंग हैं आगरे के साथ और राजस्थान के साथ, क्योंकि राजस्थान वाले जो थे वो राजपूत थे और उनकी मुगलों से पहले जंग चलती थी। तो ये बॉर्डरिंग स्टेट होती थी जो कि जिनपे उन्होंने अपने लोगों को सेटल किया था अकबर के ज़माने से, और वो वहाँ पर बाबर के ज़माने से, और वो वहाँ बैठे रहे। और हमारा जो गांव है वो उसका नाम पहरसिर है, और उसका उसके करीब करीब स्टेशन का नाम नदबई है, विच इज़ ऑन दी आगरा जयपुर भरतपुर आगरा रेलवे स्टेशन। मगर मैं मेरी सारी ज़िंदगी कराची में, लाहौर में गुजरी और कराची में गुजरी। हम लोग कराची में अपनी एक आइडेंटिटी रखते हैं इस सेंस में कि हम कराची में अपने आप को उर्दू स्पीकिंग सिंधी कहते हैं। और कभी कभी हमारे साथ ये टर्म भी यूज होती है कि हम महाजिर सिंधी हैं, महाजिर हैं। और इसमें जो पूरा प्रोसेस में जो सबसे अफसोसनाक बात है वो ये है कि मेरी जो हमारी जो कम्युनिटी है, क्योंकि हमारे यहाँ तकरीबन 99% लोग एजुकेटेड थे और वेल सेटल्ड थे, तो पाकिस्तान में उनको बहुत अच्छे मौके मिले शुरू में। मगर जिस तरह पाकिस्तान में आहिस्ता आहिस्ता माशी माशरती मजहबी प्रॉब्लम आती गई, तो हमारे बहुत से लोग, हमारी आइंदा नस्लें जो हैं वो माइग्रेट कर गई। और मेरे एक दोस्त हैं, वो कहते हैं कि पाकिस्तान हमारे लिए स्टेशन नहीं बल्कि प्लेटफॉर्म था। तो हमने प्लेटफॉर्म हमने गुजारा। आज मेरे ज़्यादा कजन्स न्यूयॉर्क न्यू जर्सी में रहते हैं बनिस्बत कराची के। तो ये एक ट्रेजेडी है जिससे हमारी कौम गुजरी है। पर्सनली मैं उस चीज़ से एग्री नहीं करता। तो मेरे तो दोनों बेटे फॉरेन एजुकेटेड हैं, मगर वो पाकिस्तान आ गए वापस और पाकिस्तान में रहते हैं। मगर जो हमारी कम्युनिटी है, जो हम लोग पाकिस्तान में रहते हैं, क्योंकि हम अहले तशी भी हैं, तो जियाउल हक के ज़माने में हमने बड़ी सख्त प्रोसिक्यूशन बर्दाश्त की है। तो वो भी एक सेक्टेरियन भी इशू था। मगर सब चीज़ों के बावजूद पाकिस्तान हमारा मुल्क है और हमें उससे मोहब्बत है और हम वहीं रहना चाहते हैं। और ये एक तारीख की हकीकत है। मगर मेरा रिश्ता जो इंडिया के साथ है, हमारे आबा व अजदाद की कब्रें हैं इंडिया में, काजी नूरुल्लाह शिश्ती का जो मज़ार है आगरे में, वो हमारा आबाई कब्रिस्तान है। और हमने 1947 के बाद 2023 में अपने गांव में 46 साल के बाद पहली मजलिस दोबारा से कराई थी मुहर्रम में, और हमने उस खाने को डिवाइड कर दिया है। वो हम तो नहीं डील कर सकते, मगर जो हमारे लोग पाकिस्तान से बाहर रहते हैं, जो बच्चे वहीं पैदा हुए हैं, कनाडा, न्यूयॉर्क, कनाडा में, अमेरिका में, तो उन अटेंड कराई थी, अरेंज कराई थी। तो वो हमने चेक अपना वापस अपना घर आबाद किया है। हम कोई हमारा किसी किस्म का कोई इरादा नहीं है, मगर जो हमारा मस्जिद और इमाम बारगाह था वो हमने रिवाइव कर दिया है। और वो उसमें डेवलपमेंट इसलिए बहुत अच्छी हो गई कि जो आगरा जयपुर रोड है, वो नई जो हाईवे बनी है, तो उससे सिर्फ वो शायद 1.5 मील दूर है। तो वो उसका ट्रेवल बहुत अच्छा हो गया है। तो जो है, और हमारा जो पुराना जो एक घर था, अगर हमारे घर थे, तो वो अब उसमें एक घर में 5 स्टार होटल बन गया है जिसका नाम चांद बाग रिजॉर्ट है। बाकी गाँव जो है वो खाली पड़ा है। ये हमारी कहानी है। कुछ लद्दाख भी है कुछ, मगर मैंने अपनी ज़िंदगी के 20 साल लाहौर में गुजारे हैं। जो कुछ हमने हासिल किया है पाकिस्तान से हासिल किया है, पाकिस्तान ने हमें बहुत कुछ दिया है। सर, आपने बताया कि आपके जो आबा अजदाद थे, उन्होंने पाकिस्तान को माइग्रेट किया क्योंकि हिंदू मुस्लिम झगड़े हुए थे। क्योंकि आप लोग यहाँ पे कई सौ साल से थे, क्या सिर्फ इसी वजह से पाकिस्तान माइग्रेट किया या फिर कुछ और भी वजूहात रही इसके पीछे? 500 साल से थे। देखिए एम्बर, बात ये है कि ये बड़ा कंट्रोवर्शियल इशू है
और मेरा ज़ाती इस पे व्यू बिल्कुल मुख्तलिफ है। मैं मेरे हिसाब से कोई बहुत अच्छा फैसला नहीं था। देखिए, दो दो सिचुएशन ले लें। एक सिचुएशन मेरे नाना की थी, एक सिचुएशन मेरे दूसरे लोगों की थी। जब हमने भरतपुर छोड़ा, तो वो हमने छोड़ा बिकॉज वहाँ पे फसाद हो गया था और जाटों ने आकर हमारे घरों को आग लगा दी थी। और वो जाट राजा भरतपुर के लोग थे और हमें अच्छी तरह पता था कि कौन लोग हैं। और ये जो आपके पुराने चीफ मिनिस्टर थे, वजीर खारजा थे, कमांड नटवर सिंह साहब, इनके जो सेक्रेटरी थे वो उस वक्त राजा और भरतपुर थे। उन्होंने बाद में हमें कहा, हमारे लोगों को, कि आप वापस चले जाएं, क्योंकि हमारे 148 आदमी उस जगह पर शहीद हो गए थे, कत्ल हो गए थे। तो उसके बाद हमारे पास चॉइस, उन लोगों के पास चॉइस नहीं थी। अच्छा, दूसरा केस मेरे नाना का था। अब मेरे नाना की बात मुझे कभी जिंदगी में समझ नहीं आती थी। वो कहते थे कि वो लाहौर दिल्ली में कलेक्टर थे, गवर्नमेंट के सेटल आदमी थे, दिल्ली में रहते थे। जब उनसे पूछा गया कि आप पाकिस्तान ऑफ करेंगे या इंडिया ऑफ करेंगे, तो उन्होंने पाकिस्तान ऑफ कर लिया, क्योंकि मुस्लिम लीग के वो बड़े हामी थे, पाकिस्तान बनाने के बड़े हामी थे। तो उससे किसी ने पूछता था उनसे कि आपने पाकिस्तान क्यों ऑफ किया। मैंने कहा, देखिए, बात ये है कि लाहौर से दिल्ली जो है 175 माइल है सिर्फ। तो मेरा ये इरादा था कि मैं पाकिस्तान चला जाऊंगा और मेरी फैमिली दिल्ली में ही रहेगी, और जब मैं रिटायर होऊंगा वापस दिल्ली आ जाऊंगा। ये उनका कॉन्सेप्ट था। और ये इसी बुनियाद पर वो 47 में मेरे ग्रैंडफादर वो अपनी सरकारी जॉब पर पाकिस्तान आ गए, और पाकिस्तान आने के बाद उन्होंने लाहौर में उनकी कलेक्टर पोस्टिंग हो गई और रहने लगे वो। उसके बाद जब दिल्ली में 1948 में फसाद हुआ, तो अनफॉर्चुनेटली हमारे जो घर था उसमें भी फसाद हुआ, और मेरी अम्मी को जो 9 साल 8-9 साल की थी वो छोड़ना पड़ा, और उसके बाद वो घर छोड़कर पाकिस्तान आ गए। तो ये कोई, आप ये समझे ना कि जो मेरे नाना वाला केस है, ये कोई डिसीजन नहीं था। मतलब ये आप उसको एक्सीडेंट कह लें। मतलब माइग्रेशन वाज नॉट अ डिसीजन फॉर अस, मेरे नाना की हद तक मैं कह सकता हूँ। जहां तक पार्टीशन ऑफ इंडिया का सवाल है, इस पर मेरा बिल्कुल डिफरेंट व्यू है पाकिस्तानी आम रेटरिक के साथ। मैं ये समझता हूं कि इन रेट्रोस्पेक्ट इसको, सेटलमेंट को इतना टेंशन और इतनी खराब शक्ल में नहीं होना चाहिए था। जो एंड अप हुआ एक सेटलमेंट की तरीके पे होना चाहिए था। और मेरा जाती व्यू है कि कोई भी मुल्क दुनिया में मजहब के नाम पे नहीं बन सकता। ये मेरा बिल्कुल कन्विंस ओपिनियन है। मेरे मजहब के बारे में बिल्कुल क्लियर पोजीशन है। मैं मजहब को किसी भी लिहाज से सियासत का हिस्सा, स्टेट का हिस्सा नहीं समझता। और ये बहुत बड़ी वजह है कि मेरी बड़ी मुखालफत है पाकिस्तान में। लोग बड़ी बड़ी मुखालफत करते हैं कि जी आप इस बारे में बड़े क्लियर है। मैं बड़ा इसके ओपन माइंडेड हूँ कि मैं मजहब को किसी भी हाल में सियासत का हिस्सा समझने के लिए तैयार नहीं हूँ। और अगर पाकिस्तान की बुनियाद मजहब है, तो ये बड़ा अजीबोगरीब, मैं इसको कहता हूँ कि ये पाकिस्तान की बुनियाद है कि जो दो मेजॉरिटी सूबे थे इंडिया में मुसलमानों की आबादी के, एक पंजाब और एक बंगाल, उसमें मुस्लिम्स की गवर्नमेंट होनी चाहिए थी। ये मुसलमानों की गवर्नमेंट के लिए बना था मुल्क, ये इस्लाम की प्रमोशन के लिए नहीं बना था। क्योंकि मुसलमान, आप भी मुसलमान हैं, इंडिया में रहते हैं, आज अजानें भी हो रही हैं, नमाज भी हो रही है, हज भी कर रहे हैं। तो ये मैं इस बुनियाद को बिल्कुल डिसएग्री करता हूँ। बल्कि मैं तो इस हद तक कहता हूँ बार दफा कि मेरी जो स्टडी है पिछले 1000 साल की मजहबों की, मज़ाहिब की, उनकी सिविलाइजेशन की, वो ये रिफ्लेक्ट करती है कि मजहबों ने इंसानों को तकसीम किया है, जोड़ा नहीं। एब्सोल्युटली सर, एंड आई सो एग्री विद दैट। लेकिन सर, आज अगर वापस मुड़कर माइग्रेशन के फैसले पे आप देखते हैं, तो उससे क्या फायदे, क्या नुकसान हुए? नहीं, मतलब आज आपका सवाल क्या है? अब तो हम मेरा तो कोई बेनिफिट का सवाल, वापस तो हम तो
मतलब पाकिस्तान तो रहना है, इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान बाकी रहेगा। और पाकिस्तान नहीं, और मैं सिर्फ आपकी फैमिली के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप पर्सनल उसको आपकी नहीं, फैमिली के देखिए पॉइंट ऑफ देखिए देखिए, जो लोग हमारे लोग इंडिया में रह गए वो लोग सेटल हैं, वो अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, हम अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, हम अपनी जगह पर सेटल हैं। और हमें मतलब ठीक है, दुनिया में माइग्रेशन होती रही है पास में भी। तो पाकिस्तान हमारा मुल्क है, कराची हमारा शहर है, हम कराची में रहते हैं, पॉलिटिकली भी हम कराची में स्ट्रॉन्ग हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये कोई मसला नहीं है। पाकिस्तान के माशी हालात, पाकिस्तान के सियासी हालात वो अपनी जगह पर हैं। और ये भी फैक्ट है कि हमारे हमारे क्योंकि हम स्लाइटली डिफरेंट कल्चर से आए थे, तो हम लोगों को डिस्क्रिमिनेट किया गया, बट हमें प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि हम एजुकेटेड थे, कंपैरेटिवली ज़्यादा कल्चरली डिफरेंट थे, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। बट अब वो तो ये तो हिस्ट्री है, मैंने आपको हिस्ट्री बयान कर दी। मगर क्योंकि अगर आप मुझे ये कहें कि मैं जी मेरा कोई रिश्ता नहीं है आगरे से, या मेरे बच्चों का कोई रिश्ता नहीं है आगरे से या इंडिया की ओरिजिन से, अब कोई आदमी, हर आदमी को अपने ओरिजिन की पे रहना चाहिए। हम 500 साल 800 साल उस जगह पे रहे, 500 साल, तो वो हमारा, उससे हमारा रिश्ता है, वही हमारा ओरिजिन है, वही हमारी जबान है। आज जो हमारी जबान है, मैं आपको मिसाल दे देता हूँ। जब इंदिरा गांधी साहिबा तकरीर करती थी, तो मेरी वालदा कहती थी कि बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि हमारे घर की औरत बोल रही है। ठीक है। और पाकिस्तानी जब लीडर तकरीरें करते हैं तो उनकी जबान मुख्तलिफ होती है कि जबान तो हमारी वो है ना जो हम यूपी आगरा में बोलते थे, तो हम तो जबान तो चेंज नहीं कर सकते ना। अब आप मुझसे नहीं, मैं जबान चेंज कर लूँ, वो तो मैं नहीं करूंगा ना, अपनी जबान चेंज क्यों करूँ? तो ये तो मतलब गलत है ना ये बात। आप जो पाकिस्तान लाहौर से पंजाबी गए तो दिल्ली शहर में पंजाबी बोलते ना, पंजाबी बोलते ना, तो उसमें तो ये तो अब हम तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम अपनी कल्चर को बाकी रखे हुए हैं। और हमारा कल्चर, अब ज्यादा कल्चर तो हमारा न्यूयॉर्क में, टोरंटो में, लंदन में बैठा हुआ है। हमारी जब शादियां होती है घरों में, हमारे जो जो मुहर्रम होते हैं, मतलब हमारे, वो तो बिल्कुल ऐसे होते हैं जैसे आपके लखनऊ में होते हैं, आगरे में होते हैं। वो तो हमारा कल्चर लिंक है ना, हम उसको कैसे छोड़ सकते हैं? सर, एक सवाल मैं आपसे, क्योंकि आप पाकिस्तान इकोनॉमिक मैनेजमेंट के एक पूर्व मेंबर यानी कि एक्स मेंबर होने के नाते आपसे सवाल पूछना चाहती हूँ। क्या आपको लगता है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो ट्रेड टाइज हैं, उससे किस तरह से दोनों ही मुल्कों को फायदा हो सकता है? देखिए, बात यह है कि जो पाकिस्तान इंडिया के दरमियान में जो इख्तिलाफ है, ये उन लोगों का पैदा करता है जिन लोगों की हमारे ऊपर हुकूमत थी हमसे पहले। ये बात ना हिंदू को समझ आई, पाकिस्तान वालों को समझ आई, ना ये पाकिस्तान वालों को समझ आई कि उनको अपना 1945 की वॉर का बचा हुआ असला बेचना था। तो उन्होंने असला बेचने के चक्कर में हम दोनों को लड़ा दिया, और हम बेवकूफों की तरह लड़े जा रहे हैं, लड़े जा रहे हैं, लड़े जा रहे हैं। आप थोड़े अक्लमंद थे, आपने थोड़ी तरक्की भी कर ली, हम उससे भी ज्यादा बेवकूफ थे, हम अभी लड़ते जा रहे हैं। तो ये जो इंडिया पाकिस्तान के अंदर मेरे जाती हिसाब से कोई इख्तिलाफ नहीं। कश्मीर का एक मैटर है, वो उस पर हर आदमी की अपना पोजिशन है, मगर इंडिया पाकिस्तान को साथ रहना, साथ चलना चाहिए। ये नहीं हो सकता कि इंडिया पाकिस्तान में जो टेंशन हर 2 4 5 साल के बाद हम खड़ी कर देते हैं, कभी कुछ कर देते हैं, कभी कुछ, इस तरह से ये रीजन कभी स्टेबल नहीं हो सकता। इसको स्टेबल करना पड़ेगा। अगर इंडियंस ये समझते हैं कि वो पाकिस्तान डिस्टेबलाइज हो जाएगा तो उनको फायदा हो जाएगा, वो भी गलत है। हम ये समझते हैं कि इंडिया हमारा दुश्मन है, वो हमें तोड़ना चाहता है, वो भी गलत है। दोनों को साथ मिलकर रहना पड़ेगा। हमारे लोग जो हैं वो, हमारे बड़े स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है, 1000-1200 मील का बॉर्डर है। ये ऐसा नहीं हो सकता कि 1200 मील के बॉर्डर वाला कंट्री के साथ आप झगड़ा कर ले। अब क्या होता है, मैं कभी कल एक कारोबारी डील करके आया हूँ। आपका बंदा बेंगलोर से आया था, मैं कराची से गया था, हम दुबई में बैठे कारोबार कर रहे थे। तो हम दुबई वाले को पैसे दे रहे हैं ना, बेसिकली उसका होटल, उसकी एयरलाइन, उसका उसका
उसका दफ्तर, उसकी वो हमारे हम दोनों को बेवकूफ बना के कैसे बना रहे हैं। हम दोनों बेवकूफ जो है वो बैठ के वो बेंगलोर कराची आ जाता, कराची वाला बेंगलोर में जाता, क्या तकलीफ थी। हम दोनों बेवकूफ जाके दुबई में बैठे हैं, वहां बैठ के कारोबार कर डिस्कशन डीलिंग कर रहे हैं और एक दूसरे के खिलाफ गालियां दे रहे हैं। ये क्या बकवास है, ये सब बकवास है। मगर अगर इसको प्रॉब्लम ये है कि जो इंडिया पाकिस्तान के मसले को हल कर सकता है वो करा सकता है जो इंडिया को समझे और पाकिस्तान को भी समझे। जो पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल एलीट है, ये पंजाबी और पठान ये है, इनके बस का काम नहीं है इंडिया को समझना। इंडिया को हम समझते हैं। वी नो हाउ टू डील विद पुतिन, वी नो हाउ टू डील विद राहुल गांधी। उनका माइंडसेट क्या है हमें पता है ना। हम 800 साल वहां रहकर आए, हम जानते हैं ना, हम उनके साथ उठते बैठते हैं, तो हमें पता है ना कि क्या चीज है। वो तो समझते दोनों दो जो है ना, आपने एनमिटी वाली फजा कायम की हुई है दरमियान में, ऐसी बात नहीं है जी। सर, आपने इंडिया पाकिस्तान फेडरेशन की भी बात की थी, उससे क्या मतलब था और क्या ये कभी मुमकिन हो सकता है? मैं साउथ एशियन फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान का, साउथ एशियन फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट का प्रेसिडेंट रहा हूं। ये साफ की एक बॉडी है। आप मुझे बताएं ईयू क्या चीज है, इकोनॉमी क्या चीज है। तो ये ईयू साफ ईयू क्यों नहीं बन सकता? पासपोर्ट भी नहीं है उनके आपस में ट्रेड भी होती है, हम क्यों नहीं हो सकते? हमारे में कौन सा ऐसा जुर्म है जो हमारे में इसकी वजह से हम ईयू नहीं बन सकते? ईयू में हर मुल्क आजाद है, मगर कुछ कानून में सबका कानून, ईयू की पार्लियामेंट है, हमारी पार्लियामेंट क्यों नहीं बन सकती? एक सब कॉन्टिनेंटल पार्लियामेंट बनाकर आप क्यों नहीं काम कर सकते? आप बताएं ना। ये जो जिस तरह सार्क है, तो जो इंग्लैंड और जर्मनी है, सॉरी इंग्लैंड एंड फ्रांस है, इन्होंने 100 साल जंग की आपस में, 100 साल, 100 ईयर्स। जब आप इंग्लैंड से फ्रांस जाते हैं सिर्फ 40 मील का फासला है और कल्चर बिल्कुल अलग अलग है, ठीक है ना। उनका तो कल्चर भी अलग अलग है। उन्होंने ईयू बना दी। जर्मनी और फ्रांस ने एक दूसरे की 2 जंगें लड़ी, वर्ल्ड वॉर, उन्होंने ईयू बना दी हेलमट कोल ने। हमारे में कौन सा जुर्म हमने किया है कि हम एक दूसरे के साथ नहीं बैठ सकते? ये बता देना, मुझे समझा दे। मोदी साहब के भी प्रॉब्लम्स हैं, हमारे भी प्रॉब्लम है, दोनों के प्रॉब्लम्स हैं, दोनों के प्रॉब्लम है। ये नहीं कह रहा कि हमारा प्रॉब्लम है, दोनों का प्रॉब्लम है, दोनों का प्रॉब्लम है। आप हिंदुत्व करते रहेंगे, आरएसएस करते रहेंगे, ठीक है, करें, मुझे कोई इतराज नहीं है, आरएसएस करें। आरएसएस में और जमात इस्लामी में तो फर्क नहीं है क्या? व्हाट इज द डिफरेंस? तो ये बातें अब इनको मैंने कहा ना कि मजहब को साइड पे कर दे पहले। सर, अगर पाकिस्तान की जो मौजूदा इकोनॉमिक सूरत हाल की बात करते हैं तो आप उसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, हमें ये बात रियलाइज कर लेनी चाहिए और 2 बातें में रियलाइज कर लेनी चाहिए। पहली बात, हम ये रियलाइज कर लेना चाहिए कि हम माशी तौर पर नाकाम हो गए। अगर हम ये कहते रहे कि हम कामयाब हो गए तो हमारी गलती होगी। दूसरा, हमें ये भी एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि इंडिया माशी तौर पे कामयाब है, ये भी हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम अपनी नाकामी को एक्सेप्ट नहीं करते। हमारा प्रॉब्लम ये रहा सिंस इंसेप्शन कि मैंने जिस तरह कहा ना, जो कॉलोनियल रूलर्स थे हमारे और इंडिया के, उन्होंने इंडिया से लड़ाने के लिए पाकिस्तान को एक अननेसेसरली प्रोजेक्शन दे दी और अननेसेसरली पैसा दे दिया। क्योंकि इंडिया जो था वो 47 के बाद वो क्लोजर टू रशियन ब्लॉक, और अमेरिकन ये चाहते थे कि रशिया को गिराया जाए। तो उन्होंने पाकिस्तान को यूज किया इंडिया को गिराने के लिए, सॉरी रशिया को गिराने के लिए, ठीक है। उन्होंने रशिया को तो गिरा दिया, वो गिरा के घर चले गए, ठीक है। उस घर गिराने में उन्होंने हमारा घर भी गिरा दिया। वो तो घर चले गए, वो तो गिरा के रशियन को तोड़ के आराम इंडिया। देखिए, उनके टारगेट में एक चीज थी, टू डिसमेंटल यूएसएसआर। उन्होंने अपना प्रोजेक्ट 1979 में गोर्बाचोव के थ्रू कंप्लीट कर दिया। अब अमेरिकन को कोई इंटरेस्ट नहीं है इस रीजन में, बाकी वो ड्रामेबाजी करते रहते हैं।
ठीक है। अब तो हम उसमें इस्तेमाल हो गए बेसिकली। इंडिया क्योंकि प्रो 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 रशिया था, उसको को इस्तेमाल करना नहीं चाहते थे। अच्छा, अब हमें डिसाइड करना है कि क्या हम उनकी जंग जो चाइना के साथ है और इंडिया चाइना का जो झगड़ा है, फिर हम इस्तेमाल होंगे क्या? अब अगर दोबारा हुआ तो हम मारे जाएंगे। अभी दोबारा ये खेल नहीं होना चाहिए। सर एक सवाल मैं अब पूछना चाहती हूँ आपसे कि 24 मार्च आप को मेरी बात फॉरेन को जब मिनिस्टर। समझिए, मैंने जो बात की जी बहुत गहरी बात की, आपको आप सब गौर करेंगे समझ आएगा मैं क्या कह रहा हूँ। जी जी सर, मैं आपकी बात समझ रही हूँ। देखिए, इंडिया और चाइना का एक एक इंडिया चाइना का एक टेंशन होगा इकोनॉमिक्स के ऊपर। हम उसमें कहां खड़े होंगे, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। मैं उसमें पार्टी बनना नहीं चाहता, मैं उसमें पार्टी नहीं बनना चाहता। मुझे उसमें पार्टी बनने की मेरे पास सलाहियत नहीं रह गई अब। मतलब मैं दूसरों की जंग नहीं लड़ सकता। एब्सोल्युटली सर। लेकिन सर जी, जो अब तक होता आया है ये कि यूएस चाइना पाकिस्तान को इस्तेमाल करते हैं और पाकिस्तान भी विलिंगली इस्तेमाल होता है, लेकिन खुद के इंटरेस्ट को लेकर या डेवलपमेंट की पॉलिसी कभी पाकिस्तान की नजर नहीं आती सो फार, इंडिपेंडेंस से लेके आज तक। सर मैं आप पाकिस्तान इकोनॉमी भारत और इंडिया के जो भारत और पाकिस्तान के रिश्तों को लेकर एक रीसेंट जो डेवलपमेंट था उससे रिलेटेड एक सवाल पूछना चाहती थी आपसे। 24 मार्च को जो फॉरेन मिनिस्टर हैं आपके शाकदार, उन्होंने ये बयान दिया था कि हम भारत के साथ जो ट्रेड टाइज है उस पर सीरियसली सोचेंगे। फिर 28 मार्च को उस बयान को वापस ले लिया गया। ये जो तजाद है बयानों में, क्यों नजर आता है? देखिए, जो हमारी इस वक्त पॉलिटिकल पोजीशन है उसमें आप इन बयानों को ज्यादा ज्यादा सीरियस नहीं लें। और जो मैं कह रहा हूं ना आपको, उसको सीरियस लें। और मेरा एक आर्टिकल पढ़ें जो मैंने कोई 3-4 हफ्ते पहले बिजनेस रिकॉर्डर में लिखा था रिगार्डिंग इंडिया पाकिस्तान रिलेशनशिप। मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि इंडिया 6% पे ग्रोथ कर रहा है और इंडिया 85% ऑफ द एनर्जी रिसोर्स अपना मिडिल ईस्ट के फॉसिल फ्यूल से लेता है। दुनिया में कोई ऐसा इलाका नहीं है इस वक्त जो फॉसिल फ्यूल में थ्रू पाइपलाइन इंटीग्रेटेड नहीं है। मैं पता नहीं जिंदा रहूं या नहीं रहूं अगले 15-20 साल में, मगर आप मेरी बात आज लिख लें कि अगले 10 से 15 साल में मिडिल ईस्ट से ऑयल की पाइपलाइन वाया पाकिस्तान इंडिया जाएगी। क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है कि इतना बड़ा इकोनॉमिक दो ईरान इंडिया दोनों, इंडिया को जरूरत है एनर्जी की, ईरान के पास एनर्जी है, इराक के पास एनर्जी है, सऊदी अरब के पास एनर्जी है, लैंड लिंक मौजूद है, दरमियान में 280 किलोमीटर का पाकिस्तान है। उस पाकिस्तान के साथ कुछ छोटा सा मसला है, उसके बेस पर हम दोनों मिलकर तबाही फिर दोनों मुल्क कंट्रियों की, दोनों की भी तबाही फिर जाएगी। इंडिया की एनर्जी में तबाही फिर जाएगी और हमारी हमारी वैसे तबाही फिर जाएगी। तो हमें किसी पागल कुत्ते ने काटा है कि हम आपस में लड़ते रहे। तो ये बात सेंसिबली समझ आएगी ना। जो बात मैं जब बात करता हूँ, मेरी बात है, आप पता नहीं आप मेरी फॉलो करती रही होंगी। मुझे बहुत से लोग मुझे पाकिस्तान में पसंद नहीं करते और मुझे मुझे कभी कोई अमेरिकन एजेंट कहता है, कभी कोई कहता है कि CIA के एजेंट है, कभी कोई कुछ कहता है, मगर मैं कहता हूँ मैं किसी का एजेंट नहीं हूँ, मैं तो हजरत अली का मानने वाला हूँ। तो सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि यार ये कब तक ये
कब तक ये बोंगियां मारते रहेंगे, कब तक ये चीजें होती रहेंगी, आखिर क्या वजह है कि हम दोनों साथ नहीं बैठ सकते। और मैं आपको बता दूं, मैं आपको एक और बात आज कह रहा हूं कि ये जो आर्टिकल 370 मोदी साहब ने खत्म किया है, जिसपे आपने एक फिल्म भी बना दी है वाहियात की, पता नहीं क्यों बनाई, जिस बेवकूफ ने बनाई है वो बिल्कुल ही बेवकूफ है। और उसने कहा, वो तो ये बैठे हीरो ये प्रेजेंट कर रहा है कि वो डॉक्यूमेंट भी जाली था, पता नहीं क्या। अब जब आप इस तरह खेलेंगे तो फिर हम भी खेलेंगे। तो ये तो किस आदमी ने कहा था कि आर्टिकल 370 के ऊपर आप फिल्म बना दें? मतलब आपको समझ ही नहीं आई कि आर्टिकल 370 के ऊपर आप फिल्म बना के आपने भी बोंगी मार दी है। मैं उस फिल्म के जवाब में 2 घंटे का इंटरव्यू दे सकता हूं, मगर मुझे उससे कंसर्न नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि कश्मीरी फैसला करेंगे कि अब वो जो लोग कश्मीर में आपके साथ थे, लाइक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, उनको आपने दुश्मन बना दिया। खैर वो मेरा कंसर्न नहीं है, इट इज नथिंग टू विद मी, बट व्हाट आई एम सेइंग कि ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे हम सेटलमेंट नहीं कर सके, हो जाएगी। और देखो एक बात सुनो, जब हमने वाटर ट्रीटी कर लिया था, इंडस वाटर ट्रीटी कर लिया था, तो टेक्निकली तो मैटर सेटल हो गया था ना, बात तो खत्म हो गई थी। और मेरे ख्याल में बात खत्म हो गई है, ज्यादा ये तो सिर्फ अब किताबों में रह गई है। तो हो सकता है दोनों साइड इलेक्शन जीतने के लिए करते हो ये बात। सर रिसेंटली इस्लामाबाद अटॉर्नी जनरल ने कश्मीर को लेकर, क्योंकि जो पोइट और जर्नलिस्ट अहमद फराद, उनकी गुमशुदगी का केस कोर्ट में पहुंचा था, तो उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया कि जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर है वो फॉरेन टेरिटरी है। तो पाकिस्तान खुद इस बात को एक्सेप्ट कर रहा है कि ये फॉरेन टेरिटरी है। तो जो मौजूदा अभी सूरत हाल बनी हुई है ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर में, वहां पर फिर मेरी बात जी सुनो, हमने फॉरेन टेरिटरी कहा है तो हमने तो आपकी वाली बात नहीं की, हम तो कह रहे हैं फॉरेन आजाद है, हम तो कह रहे हैं आजाद है, आप नहीं कह रहे लेकिन ना। उन लोग तो वो तो अपनी आजादी मांग रहे हैं, आजादी की तो वो मांग उठा रहे हैं। हमने तो कहा ना कि ये आजाद है, हमने तो कहा फॉरेन टेरिटरी, हमारी टेरिटरी नहीं है। रेंजर्स कैसे भेजे पाकिस्तान ने सर? नहीं, रेंजर तो उन्होंने बुलवाई है ना हमारी सपोर्ट के वो लिए। तो मना करे वो वहां के प्राइम मिनिस्टर। इस पर तो मैंने एक इंटरव्यू दिया, मेरा इंटरव्यू आ जाएगा इस बात जवाब देना। देखिए फॉरेन टेरिटरी कह के तो हमने अपना ग्राउंड सही किया है ना, हम तो कह रहे नहीं है हमारी टेरिटरी, कश्मीर आजाद है। हमने कब कहा है? अरे मुझे आप एक बात बताओ, क्या पाकिस्तानी असेंबली में कश्मीर की सीटें हैं? नहीं आप लोगों को कुछ नहीं पता ना। आपकी असेंबली में है, हमारी असेंबली में नहीं है। हमारी नेशनल असेंबली में कश्मीर की सीटें नहीं है। कश्मीर इज नॉट अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान, आई एग्री विद इट। हमारी नेशनल असेंबली में कश्मीर की सीटें नहीं है, आपकी असेंबली में कश्मीर की सीटें हैं। क्यों? इसलिए कि आप कहते हैं, आप कहते हो कश्मीर हमारा हिस्सा है, आपने सीटें दे दी, फेयर इनफ, आपका राइट है, आप कर सकते हो, आप मना नहीं कर रहा आपको। मैं कहता हूं मेरा हिस्सा नहीं है, ये एक आजाद मुल्क है, गलत या सही, मेरे पॉइंट व्यू को आप एक्सेप्ट करें ना। सही एक्सेप्ट करते तो बहुत अच्छी बात रेंजर को क्या लगता है, आप किसी आदमी को बुला सकते हैं कि आ जाए, मेरे हेल्प करें। रेंजर बुलाने का मतलब थोड़ी है कि मैं उसको काफी पोजीशन, अगर मैं कल को आजाद कश्मीर को अपना प्रोविंस बना लूं या उस पर असेंबली में सीटें दे दूं, तो फिर आप कह सकती हैं। देखिए मेरे हिसाब से इंडियंस को भी कश्मीर के बारे में पूरी तरह बात समझ नहीं आई। मैं सीरियसली कह रहा हूं ये बात, मैं इस पर पीएचडी कर सकता हूं कश्मीर के ऊपर आपके साथ कि कश्मीर का आप कहते हैं महाराजा हरि सिंह, महाराजा हरि सिंह, महाराजा सिंह। और भाई महाराजा हरि सिंह तो डोगरा था जम्मू का, उसका एग्रीमेंट की क्या हैसियत है? उसके एग्रीमेंट के खिलाफ तो आपने आर्टिकल 370 लगाया था। आपके पास कागज किधर है? आपका यही कागज है ना महाराजा सिंह का सेक्शन। महाराजा रणजीत सिंह ने 100 साल पहले कश्मीर खरीदा था। दुनिया में कोई इलाका ऐसा नहीं है जिसको पब्लिक के साथ बेचा गया हो, वो कश्मीर था। मगर ये हिस्ट्री है ना, हम हिस्ट्री में जाना नहीं चाहते। मगर मैं ये कहना चाहता हूं कि आप लोग भी हमारी पोजीशन कश्मीर पे नहीं समझ रहे हो कि हम ये नहीं कह रहे। देखिए अंबर, पाकिस्तान 47 से पहले कश्मीर का सिर्फ एक रास्ता था, रावलपिंडी। आज भी कश्मीर का रास्ता नहीं है आपके पास, आप टनल से जाते हो। आज भी कश्मीर का, श्रीनगर का कोई रास्ता नहीं है पाकिस्तान आपके पास। जो आप जाते हो वो डेंजरस रोड है। जो ओनली वे ऑफ श्रीनगर इज कश्मीर इज रावलपिंडी, एंड श्रीनगर एंड रावलपिंडी आर एग्जैक्टली द सेम इन कल्चर। बट खैर ये मैं कह रहा हूं, हम जब इंडिया पाकिस्तान की बात करते हैं तो हम कश्मीर के अंदर जाके अपने टेम्पर्स को हाई कर लेते हैं।
मुझे उस पर बात नहीं करनी, ठीक है ना। वो मेरा टेम्पर आपका भी आ जाएगा, मेरा भी आ जाएगा। मगर मैं ये कह रहा हूँ, जब इंडियंस आके मेरे साथ मेरे प्रोग्रामों को, मेरी बातों को जी पे चलाते हैं, कभी किसी पे चलाते हैं कि शब्बर साहब ये कह रहे थे, तो भाई मैं ये कह रहा हूँ कि कश्मीर पर हमें और आपको, अब आपके पास जो कब्जा है उनसे पूछ ले भाई क्या पोजीशन है, हमारे पास जो है उनसे पूछ ले, सेटल करें, आगे चलें। मगर इस चीज के ऊपर हम 70 साल तक, 70 साल तक एक दूसरे पे खेलते रहेंगे कि कब तक खेलते रहेंगे, क्यों खेलते रहेंगे, क्या मसला है? दुनिया में हर चीज सेटल हो रही है, व्हाई नॉट कश्मीर? सो इस पे भी बहुत जल्दी मसला हल होते हुए देखेंगे हम। मोदी 3.0 में उम्मीद की जा रही है कि कश्मीर पर भी बहुत जल्दी कोई फैसला होगा। नहीं, कश्मीर का फैसला नहीं होगा। देखो मेरी बात सुनो, ठंडे दिमाग से सोचो कि शेख अब्दुल्ला could not get along with Muhammad Ali Jinnah. That is the reason why Kashmir did not become the part of Pakistan. वो हमारी गलती थी। अगर शेख अब्दुल्ला हमारे साथ था, शेख अब्दुल्ला की शादी पाकिस्तान में हुई, बीवी पाकिस्तानी है, एजुकेशन पाकिस्तान में हुई, लाहौर में सारे रहते थे, ठीक है ना। शेख अब्दुल्ला से हमारा झगड़ा हो गया, उसको जाके नेहरू साहब के साथ मिल गया, फिर एनफ। हम बेवकूफ थे, हमने गलती की, हम शेख अब्दुल्ला को हैंडल नहीं कर सके, नहीं कर सके, ठीक है। और शेख अब्दुल्ला ने जाकर नेहरू के साथ एग्रीमेंट कर लिया, आर्टिकल 370 बना दिया। अब आर्टिकल 370 बनाने के बाद अब शेख अब्दुल्ला का आर्टिकल 370 आपने खत्म कर दिया। अब शेख अब्दुल्ला का बेटा फारूक अब्दुल्ला मौजूद है, वो आप झगड़े और वो झगड़े, हमारा वो ताल्लुक नहीं। फारूक अब्दुल्ला है और वो होती है, वो और आपका उसका झगड़ा है, आप दोनों एक दूसरा सर फाड़ना चाहते फाड़े, नहीं फाड़ना चाहते नहीं फाड़े, हमारा कोई ताल्लुक नहीं उसके साथ, ठीक है ना। हमने तो अपना पहले ही झगड़ा हुआ उसके साथ, यही है ना पोजीशन, यही पोजीशन है ना। तो अब क्यों नहीं मोदी की पार्टी ने हिस्सा लिया कश्मीर में? इसलिए मुझे पता है कि वहां ये बोंगी मार चुके हैं। उसके बाद आपने एक फिल्म बना दी आर्टिकल 370, और आप कह रहे हैं कि आर्टिकल 370 बना ही गलत था। मुझे नहीं, मेरा आइन थोड़ी था, आपका आइन है वो। मगर मैं तो ये कह रहा हूं कि ये सारी चीजें कब तक हम कहते रहेंगे, कब तक बोलते रहेंगे, कब तक इन बातों में चलते रहेंगे? देखिए हमारा आजाद कश्मीर है, जिसको हम आजाद कश्मीर कहते हैं, और जो आजाद कश्मीर है, मैं आपको दोबारा कह रहा हूँ, उसमें हमारी असेंबली में आजाद कश्मीर की सीटें नहीं है, हमारे प्रोविंस का हिस्सा नहीं है वो, हम उनको कोई फंड नहीं करते। बट वो एक इलाका है, आपका इंटरव्यू कि हमने गलत कब्जा किया हुआ है, इस पर भी बात हो सकती है, हर चीज में बात हो सकती है ना, आपकी बोली बात हो सकती है। बट क्या हम जब भी इंडिया पाकिस्तान की बात करेंगे तो 70 साल की तरह हम सिर्फ ये कश्मीर के बारे में बात करेंगे बस, और इसको लेकर हम एक दूसरे को टेबल से उठ जाएंगे, यही है ना। मुझे लगता है बायलैटरल टाइज की बात होनी चाहिए, कश्मीर से मूव ऑन होना चाहिए, कश्मीर के मसले को हल होना चाहिए। जो कश्मीर है हमारे, देखिए मैंने कहा ना कि फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती और यही लोग है ना कश्मीर में, पॉलिटिकल लीडर तो यही है ना। जब आपने कहा कि हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, मोदी की पार्टी इलेक्शन नहीं लड़ रही, तो जो भी पॉलिटिकल फोर्स है कश्मीर में, जो वो चाहती है वो फैसला वो आप कर लें, जो मेरी पॉलिटिकल फोर्स है वो भी जो चाहती है वो कर लें। अगर मेरे लोग खड़े होकर नारा लगा रहे हैं कि हमें पाकिस्तान से आजादी दो, वो अपने जाकर कश्मीरी भाइयों से बात करें कि तुम भी आजाद हो, मैं भी आजाद होता हूँ। वो ये तो सब चीजें ऑप्शन ओपन है ना, किसी के लिए बंद तो नहीं है ना। इलाहाबाद में बैठ के नेहरू साहब और मैं कराची में इस्लामाबाद में बैठकर क्यों कश्मीर का फैसला कर रहा हूं? देखिए अभी आपके यहाँ इलेक्शन आएगा, कश्मीर में इलेक्शन होगा ना, हुआ होगा ना आपके इलेक्शन, आप रिजल्ट आ जाएगा, पता लग जाएगा कौन जीत के आया, उस आदमी की क्या पोजीशन है ये बताए ना। जो भी आएगा उसकी क्या पोजीशन है। अगर वो कहेगा कि आर्टिकल 370 गलत है, मैं मान लूंगा, मुझे क्या परेशानी है। अगर वो आवाम का नुमाइंदा है और वो एक परसेंटेज, मुझे पता लगा है, मैंने देखा है कि इस दफा बड़ी अच्छी वोटिंग हुई है कश्मीर में, 35+ हुई है, वोटर टर्नआउट बहुत अच्छी वोटिंग हुई है। वो जो आदमी अगर आता है, जीत के आता है और वो कहता है कि मुझे आर्टिकल 370 नहीं चाहिए, फेयर एनफ, मुझे क्या तकलीफ है सर? क्योंकि हमने देखा एब्रोगेशन के बाद काफी डेवलपमेंट हुआ है और मेन स्ट्रीम से लोग जुड़े हैं, और आम लोगों को यही चाहिए होता है कि सूरत हाल या जो रोजगार है सारी चीजें बेहतर हो। और कश्मीर में काफी हद तक चीजें बहुत ज्यादा बदल गई हैं, लोग खुश हैं। और अब नहीं, देखो लेकिन सर
नंबर मैंने कभी नहीं कहा कि खुश नहीं है, मुझे कोई कंसर्न नहीं है खुश है या नहीं है। वो अपने घर में खुश है, मैं अपने घर में खुश हूँ, ठीक है ना। पॉलिटिकली जो भी वो डिसाइड करें मुझे एक्सेप्ट करना पड़ेगा ना। और जी मेरे कश्मीर वाले अगर डिसाइड करते हैं कि वो पाकिस्तान नहीं रहना चाहते तो मैं भी जबरदस्ती नहीं रहना चाहता। तो हम दोनों को डेमोक्रेसी में फैसला करना पड़ेगा, बंदूक पे तो नहीं करना ना। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली सर, डेमोक्रेसी की आपने बात की, एक सवाल, इंडिया और पाकिस्तान डेमोक्रेसी को किस तरह से आप देखते हैं? अगर इसको कंपेयर करें तो कैसे कंपेयर करें? ठीक है, आपकी आपका जब कभी मैंने ये बात की है ना, आपके साथ जो बात कर रहा हूँ, तो मैं इससे पहले अपनी ऑटोबायोग्राफी कंप्लीट कर रहा हूँ, जो जी अगले महीने तक आ जाएगी। मैं आपको अगर छप के आएगी तो मैं आपको भेजूंगा, ठीक है। जी उसमें मैंने एक पूरा डिटेल चैप्टर लिखा है कि what Dr. B.R. Ambedkar said in 1940 about the role of the Indian National Army in the politics of India. तो हमें ये मानने में कोई एतराज नहीं होना चाहिए कि हम अपने मुल्क में 1947 के बाद डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को नहीं प्रमोट कर सके। और फिर मैं कह रहा हूँ उसकी बुनियादी वजह ये थी कि यूएस का इंटरेस्ट था कि अमेरिका सैटेलाइट स्टेट बन जाए और पाकिस्तान सैटेलाइट स्टेट बन जाए, और सैटेलाइट स्टेट बनने के बाद इसकी जो डिसीजन मेकिंग पावर हो वो एक आदमी के पास हो, पब्लिक के पास नहीं हो। तो उसके लिए बेस्ट रूल जो होता है वो मिलिट्री होती है। आप लोगों के पास इतनी बड़ी स्ट्रेंथ थी पॉलिटिकल फोर्स की कि इंडिया में वो ये अफोर्ड नहीं कर सकते थे। पाकिस्तान में आफ्टर मिस्टर जिन्ना उन्होंने कहा कि यार ये पाकिस्तान को तो हमें चलाना है, अब हम 50 आदमियों से बात करेंगे तो ये नहीं चलेगा, तो एक आदमी से बात करो, और वो होना तो होता है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। ये उन्होंने किया और ये करते रहे, हमें भी सूट करता रहा क्योंकि वो पैसे भी देते रहे हमें, हमारे भी आप पे वो अफगान जंग करते रहते थे, कभी वॉर ऑन टेरर करते रहते थे, हम बेवकूफ की तरह उनके साथ लगे रहते थे। तो उसके उस प्रोसेस में हमारी कंट्री में इंस्टीट्यूशंस ऑफ द डेमोक्रेसी उस इंस्टीट्यूशन के सब्सर्विएंट बन गए, तो वो डेमोक्रेसी की जो डेप्थ थी वो नहीं आई। और ये वॉट एवर इट इज भी आप आज देख रहे हैं, इसमें कोई मतलब ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मतलब इसमें मुझे कोई मतलब ये नहीं है कि मैं कोई इसको मुझे समझ नहीं आ रही कि क्या हुआ, मुझे समझ आ रही है कि क्या हुआ। अब ये गलत हुआ या सही हुआ ये तो तारीख फैसला करेगी। मगर अब हमारे पास चॉइसेस कम है, हमें डेमोक्रेसी के साथ काम करना पड़ेगा क्योंकि ठीक से दुनिया में तब्दीली आ गई है, चीजें अब वो नहीं है जो पहले थी। जी आप बता बोले। जी सर, एक सवाल, एक ऑप्शनल सवाल है, अगर आप उसका जवाब देना चाहें या नहीं देना चाहें। मैं अंबर जैदी भारतीय नागरिक, भारतीय शहरी हूँ, आप शब्बर जैदी पाकिस्तानी नागरिक हैं। जो राइट्स, जो अधिकार मुझे एज अंबर जैदी भारत में मिलते हैं, क्या पूरी तरह से आपको भी वो राइट्स पाकिस्तान में हासिल है? देखिए मेरा मेरा ख्याल है कि बराबर है, राइट्स बराबर है। अदरवाइज राइट्स अगर बराबर नहीं होते तो जितना खुल के मैं बात कर रहा हूँ शायद आपको नहीं मिल पाकिस्तानी बात कर सकता, ठीक है ना। तो ये गलत है बात, ये परसेप्शन गलत है कि हमें राइट्स नहीं मिलते, ठीक है। हमारे ये जरूर है कि हमारी मिलिट्री का रूल बहुत बड़ा है और वो रूल करते रहे पास्ट में, मगर ह्यूमन राइट्स पर जितनी एक्सप्लॉयटेशन की बात इंडिया हमारे बारे में करता है वो ठीक नहीं है, और हम भी आपके बारे में जो बातें करते हैं वो भी ठीक नहीं है कि जो भी है। तो मैं ये समझता हूँ कि यस कुछ जगह पर आप लोग बेहतर हैं, कुछ जगह पर कंपैरेटिव है। यस
लेकिन सर माइनॉरिटीज के हवाले से अक्सर इस तरह की रिपोर्ट्स आती रहती हैं, जो कुछ भी होता है उस सब को आप किस तरह से देखते हैं, जो अक्सर माइनॉरिटीज के साथ होता है पाकिस्तान देखो बात सुनो, माइनॉरिटी, मैंने आपको जब प्रोग्राम शुरू किया था तो मैंने आपको एक बात कही थी कि जब किसी भी जी माशरे में जब आप मजहब को लेकर आओगे ना, तो वो माशरा तबाह हो जाएगा। मैं आपको आज बात कह रहा हूँ, आपको पता नहीं आपको अच्छी लगे या बुरी लगे, मोदी साहब ने माशी तरक्की कर ली है मगर इंडियन माशरे को तबाह कर दिया। मुझे ये माशरा जो 70 साल में इंडिया में बना था ना, जब इसमें डिवाइड मजहबी बुनियाद पर हो रही है इनडायरेक्टली, तो ये बहुत खतरनाक खेल आप लोग खेल रहे हो, हम भी खेल रहे हैं। तो मैं सिर्फ ये कहता हूं कि आप सेकुलर हो, कहना कहते हो, मगर जब आप अपने अपने आपके जो जेस्चर्स हैं, आपकी जो आपके जो डिमॉन्स्ट्रेशन है एट टाइम्स, वो किसी पर्टिकुलर रिलीजन से रिलेट करता हो, तो फिर मैं उसको पसंद नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल मुझे तिलक भी पसंद नहीं है, मुझे पर्टिकुलर काइंड की दाढ़ी भी पसंद नहीं है। तो मैं ये समझता हूं कि कॉस्मोपॉलिटन सोसाइटी में, न्यूयॉर्क में, जो लोग लंबी लंबी दाढ़ियां या धोती पहने फिर रहे होते हैं, वो कोई अच्छे इंसान नहीं होते। तो इससे, और यहूदी भी जो फिर रहे होते हैं, तो अगर कॉस्मोपॉलिटन माशरा बनाना है तो फिर आपको ऐसा अटायर करना चाहिए, ऐसा एटीट्यूड करना चाहिए कि जब एम्बर मेरे पास आए तो मुझे ये नहीं पता हो कि ये हिंदू है, सिख है, मुसलमान है, क्रिश्चियन है, जीव है, अहमदी है, क्या है। या जब मैंने शपथ ग्रहण जाके किसी के सामने खड़ा हो तो उसको ये नहीं पता होना चाहिए कि ये कहाँ से आया है। मेरा एक रिश्तेदार है, वो जज है, उसने मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग बात की कि जब आप लोगों ने नाम में लिखा होता है ना, सैयद मोहम्मद शब्बर जैदी, अंबर जैदी, अब्दुल, तो और जो मोहन चंद, करमदास गांधी, तो जब जज के सामने बेल में आता है ना, तो वो खुद ब खुद इन्फ्लुएंस हो जाता है, यार ये कौन आदमी है, ये शिया है, सुन्नी है, मुसलमान है, बरेमन है। तो ये जब तक ये चीजें माशरे से खत्म नहीं होंगी, चीजें सही नहीं होंगी। अच्छा, क्योंकि हमारे यहाँ मजहब का रोल डाल दिया गया आईन में, तो हमारे यहाँ टॉलरेंस का लेवल बहुत कम हो गया। अच्छा, मैं तो जाती तौर पर टॉलरेंस को पसंद ही नहीं करता। टॉलरेंस का मतलब होता है कि आप खराब है, मैं आपको टॉलरेट कर रहा हूँ। टॉलरेंस का मतलब होता है मैं टॉलरेट कर रहा हूँ। टॉलरेट इज अ गुड वर्ड, आई से कोएग्जिस्टेंस इज द राइट वर्ड, नॉट टॉलरेंस। टॉलरेंस का मतलब होता है आप मेरे खिलाफ हैं, मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ। बर्दाश्त नहीं है दुनिया में, बर्दाश्त नहीं है दुनिया में, कोएग्जिस्टेंस है। तो अगर आप ये समझते हैं कि, देखिए मैं आपको इस पे बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। आपका जो अच्छा खासा विक्टोरिया टर्मिनस था बॉम्बे में, आपने उसका कोई लंबा सा नाम रख दिया, पता नहीं कौन सा, शिवाजी टर्मिनस। ठीक है, वो अच्छी को मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ। आप हिस्ट्री को आप दोबारा पढ़ें। शिवाजी जो थे वो शिया किंग के कमांडर इन चीफ थे अगेंस्ट औरंगजेब। हम दोनों शिया सुन्नी लड़ रहे थे और उसमें शियों की साइड से शिवाजी वाज द कमांडर इन चीफ। तो शिवाजी एंटी मुस्लिम रूलर नहीं है, शिवाजी वाज द कमांडर इन चीफ ऑफ द 4 शिया एम्पायर्स इन साउथ ऑफ इंडिया, बीजापुर, गोलकोंडा, विरार और एक और स्टेट। वहां पे 4 शिया स्टेट थी, उनके खिलाफ औरंगजेब जो कि ऑर्थोडॉक्स सुन्नी था, वो जंग कर रहा था, अहमदाबाद। ठीक है, उनके साथ सारे मराठा रूलर्स थे, जो जिसपे शिवाजी भी था और शिवाजी का वालिद भी था। शिवाजी ने कभी जिंदगी में रूल नहीं किया। ही वाज द कमांडर इन चीफ, वेरी नोबल मैन ऑफ दी। अब आप अगर ये साबित करना मुझे चाह रहे हैं कि शिवाजी वाज अ ग्रेट वॉरियर, ओ भाई वो वॉरियर किसका था ये तो बताओ।
वो रियल शिया एम्पायर का वॉरियर था अगेंस्ट सुन्नी, ये हमारी जंग थी। तो आप हिस्ट्री को रीराइट नहीं करें, हिस्ट्री हमारी है 800 साल की। ये मैं नहीं कह रहा कि हिंदू की नहीं है, मगर मैं कह रहा हूं 800 साल इस मुल्क पे मुसलमान ने रूल किया है, तो उनकी और इंडिया उनका तो सर उन्होंने कभी इंडिया तो हजारों सालों से है, इंडिया का इतिहास हजारों साल पुराना है। नहीं नहीं रफल है ना, मगर इंडिया में 800 साल रूल किया है ना, रूल को अच्छा उसमें नहीं कह रहा किसी कि नेगेटिव बात में नहीं कह रहा, पॉजिटिव बात में कह रहा हूं कि रूल किया है। और हमारे जितने भी रूलर्स थे उन सब के प्राइम मिनिस्टर जनरली हिंदू हुआ करते थे। और आपको शायद ये बात भी नहीं पता, आप जानती है, जानती है नहीं जानती कि 900 ईयर या 800 साल हमने रूल इसलिए किया कर सके कि कोई आपको बेशुमार वाक़े मिल जाएंगे इंडिया में मुसलमानों की जाति के, मगर मुसलमानों ने कभी कोई हिंदू की औरत नहीं उठाई, वो अपनी औरतें साथ लेकर आते थे। कोई एक वाक़या बता दें कि मुसलमान बादशाह ने किसी हिंदू के जाकर औरतों को उठाया। ये समझाने की बात, समझने की बात नहीं कर रहा हूं कि 800 ईयर जो रूल किया ना, वो रूल इस तरह नहीं किया कि कोई बाय फोर्स किया, वो रूल किया बाय रिकंसिलिएशन। कि ये अगर आप इस तारीख को आप एलिमिनेट करना चाहते हैं कर लें, आप कर दें, मुझे कोई एतराज नहीं है, कर लें, मगर ये तारीख एलिमिनेट नहीं हो सकती। मेरे लिए रेस्पेक्टेबल आदमी जो है वो मोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू है, इसलिए कि वो हमारे कल्चर को समझता था। मैं कभी भी जिंदगी में, आप पता नहीं आपके लिए वो क्या हो, मैं कभी भी जिंदगी में मोहनदास करमचंद गांधी को एक्सेप्ट नहीं कर सकता, इसलिए कि जो आदमी रिलीजियस अटायर में हो उसके साथ तो मैं गुफ्तगू करने को तैयार ही नहीं हूं, चाहे वो शिया मौलवी हो या हिंदू हो। जो आदमी रिलीजियस अटायर में हो, आई डोंट वांट टू टॉक टू दैट पर्सन। मेरा जिंदगी का ही मशवरा है कि जिस आदमी ने एक पर्टिकुलर अटायर को अडॉप्ट कर लिया या किसी आश्रम में चला गया, आप ज्यादा बेहतर जानती हैं, आई एम अ ग्रेट एडमायरर ऑफ जवाहरलाल नेहरू। जब उसका मैंने ये तारीख में पढ़ा और ये फैक्ट है कि वो जिंदगी में कभी किसी प्लेस ऑफ वर्शिप पे एंटर नहीं हुए, ये आपको पता है, आप जानती है। मिस्टर जवाहरलाल नेहरू नेवर एंटर्ड एनी प्लेस ऑफ वर्शिप इन एनी प्लेस। ये उस आदमी की मेरी इतनी इज्जत रहन में है कि आप सोच नहीं सकती, ठीक है। मगर मोहनदास करमचंद गांधी की मेरी कोई इज्जत नहीं है, क्योंकि मैं वो बहुत अच्छे इंसान थे, बहुत बड़े आदमी थे, मगर जो आदमी अडॉप्ट कर लेना, अपनी ईमानदारी से बताएं, आप उस अटायर के साथ गुजार सकती है जिंदगी? आप लोग धोती एक आम सादा जो गांव के लोग होते हैं वो पहनते, धोती का कुछ रिलीजन से ऐसा कोई खास लेना देना नहीं। अगर भगवा कपड़े पहने, ये पूछ रहा हूँ कि आप बताएं, आप एक कल्चर से बिलोंग करती हैं, इस तरह के साथ जो बंदा लिबास पहने हो, क्या आपने घर में अलाउ करेंगी रात को सोना, उसके साथ बैठना? किस दुनिया में रह रहे हो आप लोग यार? मैं भी नहीं, मैं तो कभी अलाउ नहीं करूंगा ऐसे आदमी को। आप इस बात को समझते क्यों नहीं है? ये बात आपके दिमाग में क्यों नहीं निकलती कि ये टायर, ये गाड़ियां, ये पगड़ियां, ये धोतियां, यही तो तबाही मैं मुझे कोई बड़ा गांधी साहब को बड़ा एडमायर करता हूं, मगर मेरा उनके साथ एफिनिटी नहीं बनती ना। मैं नेहरू साहब के साथ बैठ सकता हूँ सारी जिंदगी, मैं राहुल गांधी के साथ बैठ सकता हूँ सारी जिंदगी, मैं बैठ सकता हूँ मिस्टर आपके जो मोदी साहब के साथ, तो मुझे ईमानदार बीच कि इंसानियत की बुनियाद पे बात करें, इंसानियत को प्रमोट करें, किसी लिबास से, किसी हुलिये से अपनी शख्सियत को डिमॉन्स्ट्रेट नहीं करें, अपने किरदार से डिमॉन्स्ट्रेट करें। मैं एग्री करती हूं सर इस बात से, किरदार से डिमॉन्स्ट्रेट करें ना। अब दो वर्जिन लड़कियों के कंधे पे हाथ रखकर ये कहना कि मैं सेलिब्रेसी करता हूं, मुझे नहीं एक्सेप्ट हो सकता। ये ड्रामेबाजी मेरे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। मैं इसको ड्रामेबाजी समझता हूं। ये हमारे यहां भी होती है, मैं ये कह रहा हूं ना, दोनों साइड पे है। ये ड्रामेबाजी नहीं, मुझे नहीं चाहिए। मुझे जवाहरलाल नेहरू से कोई इतराज नहीं है, मुझे इंदिरा गांधी पे कोई इतराज नहीं है, मगर ये जो
हमारे ये सिर्फ सब कॉन्टिनेंट में होता है, बस सब कॉन्टिनेंट की बीमारी है। एब्सोल्युटली सर, कहीं और इस तरह की चीजें नजर नहीं लेकिन आती। हम लीडर को महात्मा बना देते हैं, महात्मा। तो भाई लीडर है, पॉलिटिशियन है, उसके अंदर 100 गलतियां नहीं होंगी, 100 अच्छाइयां होंगी, 100 गलतियां नहीं होंगी, इंसान है ना। चलिए जी आगे चले प्लीज। बिल्कुल। और जरूरी है कि जो पॉलिटिक्स है और रिलीजन है उन दोनों को अलग रखा जाए, क्योंकि अगर डेमोक्रेसी की बात की जाती है तो डेमोक्रेटिक देखिए सेटअप में आप ऐसा तो ही। सेकुलर है ना, आप तो सेकुलर है, तो सेकुलर दिखाए ना बनकर। सर हम तो सेक्युलर ही है, सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। आपके चीफ मिनिस्टर यूपी को देख के तो मुझे खौफ आता है, मैं कभी वापस नहीं आऊंगा। मुझे खौफ आता है उस आदमी को देख के, शक्ल देख सर के। एक बार आप आके तो देखिए उत्तर प्रदेश, आपको पता चलेगा। नहीं नहीं, मैं आगे नहीं, मैं वही कह रहा हूँ ना, जिस तरह आप तालिबान से डरते हैं ना, आप जिस तरह तालिबान से डरते हैं, मैं उससे डरता हूँ सीरियसली। आपका परसेप्शन है, आपका परसेप्शन है। आप यूपी में आए, यूपी का दौरा करें, आम आदमियों से पूछें कि योगी जी के राज में उत्तर प्रदेश में जो लॉ एंड ऑर्डर है वो इतना ज्यादा सुधरा है। वो अपनी लॉ एंड ऑर्डर और पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को लेके एम्बर एम्बर हम लोग मेरी होंगे। बात सुनो। The law and order was at its best when Taliban was the ruler of Afghanistan. The law and order was at its best when Taliban was the ruler of Afghanistan. ये हमारा खेल है, हम पॉलिटिशियन है, ये हमसे हमारे साथ नहीं खेलो। तालिबान का रूल था ना पहला वाला, it had the best law and order in the world at that time. मगर किस तरह था वो हमें पता है ना। तो मगर मैं सीरियसली कह रहा हूं, बिल्कुल सीरियसली कह रहा हूं, मैं ऐसे बंदे के साथ बैठने को तैयार नहीं हूं। खत्म, फिनिश। ये बात नहीं है, वो जो भी उनका काम होगा, मुझे कोई इतराज नहीं है। ना मुसलमान, ना क्रिश्चियन, ना हिंदू, जो बंदा रिलीजियस डिमॉन्स्ट्रेशन कर रहा है अटायर में, मैं उसके साथ गुफ्तगू करने को तैयार नहीं। वो सूट पहन के आ जाए, टाई आम लिबास पहन के आ जाए, मैं बात करने को तैयार हूं। मैं ऐसे अटायर के साथ, मेरा मौलवी भी आएगा, वो अगर जिस तरह रईसी साहब आते थे ईरान वाले, मैं उनके साथ गुफ्तगू करने को तैयार नहीं हूं। मेरा ये व्यू है कि इंसानों का लिबास एक सा होना चाहिए, और लिबास जो डिपेंड करता है वो होता है कल्चर की बेसिस पर। क्या आम इंसान ये लिबास पहनता है? क्या यूपी का आम आदमी ये लिबास पहनता है? जिसको वो रिप्रेजेंट करते हैं उनका लिबास क्या है? मैं सीरियसली कह रहा हूं, अंदर मजाक के अलावा मुझे उससे खौफ आता है, उस आदमी से। सीरियसली कह रहा हूं, मजाक के अलावा। ये आपका परसेप्शन है सर। योगी जी को जो आम लोग तालिबान का, वो इंडिया का तालिबान है, इंडिया का तालिबान है वो इंडियन तालिबान है। आप बताएं ना कि आप मजहबी लिबास पहन कर असेंबली में बैठे हुए हैं, क्यों? क्योंकि सर आप लोग क्यों नहीं कहते उनको? ऐसे अगर वो मजहबी लिबास पहन के सूट पर, अगर आम सलवार पजामा आ जाए तो दिखाते हैं टोपी और सब शेरवानी सब पहन के। आप मुझे बात बताएं, अगर वो आधे घंटे के लिए असेंबली में आने के बाद पजामा कुर्ता पहन ले तो क्या उनका मजहब खराब हो जाएगा? वही कहे घर में पहनूंगा, असेंबली में जाऊंगा तो पजामा वही पहन के जाऊंगा, तो क्या हो जाएगा? बताए ना, आप सवाल करें ना, आप लोग सवाल करें ना उनसे। हम तो सवाल करते नहीं, आप, मैं पूछ रहा हूँ ना, आप ये कहें कि जी आप घर में जो वर्दी पहनते रहे, जब असेंबली में आए, ऑफिस में आए, पहन ले, तो क्या मजहब में कोई खराबी हो जाएगी? क्या हो जाएगा? वो तो सब और निकाल लेते हैं सर के आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, 20 मैं कुछ भी अगर नाम उनका जो भी नाम है उनको एक्सेप्ट करती है, तो तालिबान को भी मालूम। और मुझे अफसोस इस बात का है कि वो आदमी गोरखपुर से इलेक्टेड है, जो कि पढ़े लिखे लोगों का इलाका है। हम तो एक एक डिस्ट्रिक्ट को जानते हैं ना इंडिया के, वो गोरखपुर से बिलोंग करते हैं, जो बड़ा पढ़ा लिखा इलाका है इंडिया का। अब ये आपकी मर्जी है, आपने तालिबान इलेक्ट किया हुआ है, मर्जी है आपकी सर। लेकिन जरूरी नहीं है कि सारे जो मजहबी लिबास में हो वो। सर मैं पूछ रहा हूँ कि मुझे बता दो ना तो, कि मैं पगड़ी पहन के लंबी सी दाढ़ी वाला भेज दूं एम्बेसडर इंडिया में? सर अगर वो आवाम को
फिर तुम कहोगे ये तालिबान भेज दिया। मैं एक लड़की तालिबान की शादी वाला और उसके बड़े 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 बाल पगड़ी और सलवार ऊंची बिगड़ा के बिता दो एम्बेसडर दे लीजिए, फिर आप कहेंगी तालिबान भेज दिया मुझे। देखिए कंट्रडिक्शन आपके अंदर भी है, ये नहीं कि हमें खराब है। जी मैं आपको 100 मिसाल दे सकता हूँ उस बात की। जी मैं समझ रही हूँ। ये मेरा और आपका टॉपिक ये नहीं है इस वक्त। जी बिल्कुल। और मुझे लगता है कि पॉलिटिक्स और रिलीजन दोनों ही अलग होना चाहिए और डेमोक्रेटिक सेटअप में तो बिल्कुल, लेकिन अफसोस है कि अक्सर हम पॉलिटिक्स में रिलीजन का इस्तेमाल होते हुए देखते हैं नहीं पाकिस्तान ये में तो बहुत बात है, ज्यादा होता है। मगर अंबर सबसे बड़ी बात है कि मुझे सहारा भी ले, मगर उसको डिमॉन्स्ट्रेट नहीं करे बस। मतलब डिमॉन्स्ट्रेशन में नहीं आना चाहिए। जब भी कोई आदमी ह्यूमन सर्विस में आए तो बहैसियत इंसान के आए, बहैसियत मुसलमान हिंदू क्रिश्चियन नहीं आए। अच्छा वो अच्छा काम भी जी करे ना तो ये सोच के नहीं करे कि हिंदू मजहब में लिखा है, वो ये काम करे कि इंसानियत में लिखा है। हिंदू मजहब में लिखा है कि रक्षा करो और ये करो और वो करो, ये नहीं है। जब इन्हें कुरान में क्या लिखा है, आप इंसानियत की बुनियाद पे काम करें। अगर ये करेंगे तो बाकी रहेगा, नहीं तो बेकार की बातें सब ये। बिल्कुल। दुनिया ने तरक्की उसी वक्त की है जब उन्होंने ये सब चीजें छोड़ दी है। जी, और उम्मीद करते हैं कि ऐसा ही हो और आगे हम इसी तरफ आगे बढ़ते हुए देखें। आखिरी बहुत टर्म बहुत है शुक्रिया। ये। अच्छा ये आखिरी जी टर्म है, बता दो, ये आखिरी टर्म है इनकी, बता देता हूं मैं आपको। ये किसकी? इलेक्शन जीत मोदी। जाएंगे। मैं ये भी बता देता हूं आपको, इलेक्शन जीत जाएंगे और इनकी सीटें जो है वो 325 के करीब आएंगी और ये इनकी आखिरी टर्म है। मोदी जी की जी या बीजेपी की? ये बीजेपी की भी आखिरी टर्म है, मोदी जी की भी आखिरी टर्म है। इसलिए आखिरी टर्म है, असल इसलिए आखिरी टर्म है कि मैं वो पढ़ रहा था बैठकर इंडिया का साउथ और नॉर्थ डिवाइड, और दूसरा मैं पढ़ रहा था बैठा हुआ मोदी की सक्सेशन। ओके। तो हमारे यहाँ होता ये है कि एक बंदा आता है जो करेक्ट करता है और फिर लोगों की एक्सपेक्टेशन इतनी बढ़ जाती है उससे कि वो चाहते हैं कि वैसा ही आदमी दोबारा आए, तो वो नहीं मिलता। तो होता ये तो अब जो अगली गवर्नमेंट इंडिया में आएगी, ये गवर्नमेंट तो 325 सीटें वो ले लेंगे। आज मेरी प्रेडिक्शन लिख ले आप, 325 सीटें होंगी मोदी साहब की, ठीक है। ये तो वो जीत जाएंगे, मगर मगर जो आगे आने वाले दिनों में फोर्थ टर्म जो आएगी उनकी जो भी है वो नहीं होगी, शायद खुद भी नहीं आए और पर्सनैलिटी पे क्लैश हो जाएगा। मगर इंडिया तरक्की करता रहेगा, डेमोक्रेसी उनकी स्ट्रांग है और उसको किसी को एतराज करने का हक नहीं है। मुझे भी एतराज करने का हक नहीं है। वेरी स्ट्रांग, वी हैव टू एक्सेप्ट इट। बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार। थैंक यू। थैंक यू सर। नहीं नहीं वो रिकॉर्ड किया।